यार ये कहानी कहाँ से कहाँ तक आ गई यार। कहाँ भोपाल शहर के किसी लड़के ने एक ऑटो पकड़ी, उस ऑटो ने अपने साथ शोभ रात्रि करके कहानी पकड़ी, और अब वो कहानी ने अपने साथ पता नहीं कितने सारे सवाल पकड़ लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑफ ऑल, ये शोभरात्रि क्या है? ये सिल्किनी गांव के जो लोग थे दशहरा के साथ ये कौन सा फेस्टिवल मना रहे थे? शोभरात्रि। खैर, अगर आप भी क्यूरियोसिटी के दीवाने हो तो इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने इस कहानी का चैप्टर 1, 2, 3 नहीं सुना, तो मेरी प्रोफाइल पे वो तीनों आपका इंतज़ार कर रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले प्लीज़ उसे सुने, क्योंकि ये उसके आगे की कहानी है। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द 15th कहानी ऑफ स्टोरीज। हमारी आज की कहानी का नाम शोभरात्रि द मिथ, चैप्टर 4। सरपंच और बाकी के 5 जिस जिसके हाथ में लठ सरिये सब कुछ थे, सब जमीन पे आ चुके थे। सब के सब डर के मारे चुप थे। ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा कि उनको इस बात का बुरा लग रहा था कि उन्होंने किसी मासूम की जान ले ली। उनको डर लग रहा था। खैर, उस डर के पीछे की वजह एक बिलीफ है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में काफ़ी मानी जाती थी, स्पेशली उस टाइम पे। लोगों का कहना था कि एक किन्नर का श्राप त्रिपीड़ी खाए, एक लाइन थी ऐसी। इसका मतलब ये था कि अगर एक किन्नर के दिल से, गुस्से में नहीं, दिल से एक कोस निकली हो आपके लिए, एक श्राप निकला हो आपके लिए, तो वो सिर्फ आपको नहीं लगता बल्कि आपकी 3 पीढ़ियों को लगता है। और कहते थे कि जो आपकी तीसरी पीढ़ी होगी उसमें एक किन्नर पैदा होगा। अब देखो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं था कि विश्वास एक्चुअली में ट्रू था नहीं था। 19th सेंचुरी की शुरुआत का समय, विश्वास हो या अंधविश्वास, लोग बहुत आसानी से मान लेते थे। अब यहाँ पे जो सरपंच है वो चुप्पी तोड़कर बोलते हैं कि इसको जो है गांव से बाहर कहीं करके आ जाओ। गांव से बाहर कहीं करके आ जाओ, फेंक के आ जाओ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो शैलेश को हाथ लगा सके। सब के सब वहाँ पे एकदम चुपचाप खड़े होते हैं। उनकी चुप्पी में ये बात क्लियर होती है कि कोई टच तक नहीं करने वाला। अब इतने में कुजार वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करता है तो सरपंच उसके हाथ से वहीं पकड़ लेता है कि भाई तेरे में बहुत आग लगी थी ना, जैसे बाहर ठिकाने लगा गया। कुजार आगे नहीं बढ़ता। शैलेश की जो तड़प थी वो धीमे धीमे से अब कम होने लगी थी। शरीर पे एक कपड़ा नहीं था, खून हद से ज्यादा बह चुका था। धीमे से उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। उनमें से एक आगे बढ़ता है और शैलेश के नाक के नीचे अपना हाथ लगाता है। सरपंच की ओर देखता है और ना में अपना सर हिला देता है। सब खत्म हो जाएगा। क्या कर गया मैं? अरे मालिक, आप फिक्र मत लीजिए। ये त्रिपीड़ी का श्राप सब फालतू लोगों की बनी बनाई बातें हैं। अरे भाड़ में गया तेरा त्रिपीड़ी, को लग रहा है श्राप। अरे किसी गांव में किसी किन्नर को मारा गया है, पता चल गया ना, इस गांव की एक ज़मीन नहीं बिकेगी। गांव के लोग घर खाली करना शुरू कर देंगे। इसको श्राप की पड़ी है। अभी गांव लौटेंगे और किसी को ये पता चल गया तो वो हमारे साथ क्या करेंगे वो अलग। सुनो, बोलने की बात नहीं होनी चाहिए। जो हुआ यहाँ पे वो गलत हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें नहीं पता था कि शैलेश एक कोई वापस जाके किसी को कुछ नहीं बताएगा, अपनी बीवियों को भी नहीं, समझे? इसके बाद वो 6 ने मिलकर शैलेश की लाश को गांव से जब थोड़ा सा बाहर निकलते थे तो एक बंजर सी ज़मीन थी, वहाँ खोद के गाड़ दिया। ये लोग वापस लौटे तो दशहरा की शाम थी, पूजा पाठ वगैरह का समय हो चला था। उसके बाद रावण दहन। अब रावण दहन के बीच में पंडित का जो लड़का था वो सरपंच को देखकर मुस्कुरा रहा है। अब उस बेचारे को क्या पता कि ये जो मिठाई का लालच था वो उसको किस चीज़ के बदले दिया गया था। खैर, जैसे ही वहाँ पे दहन वगैरह सब ख़त्म हुआ तो ये लोग सब शैलेश के घर पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने धीमी आवाज़ में शैलेश की माँ को धमकाया कि तुमने गांव वालों को धोखे में रखा था कि हमारे बीच में तुम्हें किन्नर पाल रही हो। इससे पहले हम गांव वालों को बताएं, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और उसी के साथ में भोपाल शहर का एक एड्रेस लिख के दिया। कहा कि शैलेश जो है वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा है। वो भूली अपना थोड़ा बहुत सामान बांध के रातों रात वहाँ से चली भी गई। अब दशहरा के बाद आई दिवाली। दिवाली में एक फर्जी सा नाटक भी हुआ गांव में, क्योंकि पंडित के लड़के का भरोसा बनाए रखना था। अब ये कई सालों बाद पहली दिवाली थी जिसमें शैलेश के बनाए हुए दियों से घर नहीं सज रहे थे।
खैर, ये जो सारी बातें थी कि किन्नर का श्राप लग जाता है, ये वो सब फालतू बातें थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अगले दशहरा तक। अगले साल दशहरा आई और दशहरा की अगली सुबह गांव से एक जनाब गायब हुए, कुजार। अब कुजार की बीवी ने जब इस बात का हल्ला किया तो लोगों ने कहा यार यहीं कहीं गया होगा, शायद कहीं भग गया होगा। लेकिन ऐसे कौन भगता है कि कोई कपड़े नहीं ले गया अपने साथ, कोई पैसे नहीं ले गया। अब जब एक हफ्ता बीत गया तो लोग कई सारी बातें करने लगे। सबसे बड़ा बिलीफ ये था कि भाई जब ये जनाब सुबह सुबह थोड़ा सा हल्का होने के लिए गए होंगे तो शायद गाँव में वापस कोई बाघ आ गया था और बाघ ने इन जनाब को जकड़ लिया। अब देखो, बाद में लॉजिक तो था। लॉजिक इसलिए था क्योंकि भोपाल शहर में आज भी बाघ आते हैं, तो उस टाइम पे तो यार और जंगल टाइप का एरिया हुआ करता था। लेकिन इस कहानी में ये लॉजिक सही नहीं बैठती, क्योंकि अगले साल एक और जनाब गायब हुए। एक्चुअली लेट मी रीफ्रेज दैट, उन 6 में से एक और गायब हुआ। अब इस बार जब वो जनाब गायब हुए तो सरपंच और बचे हुए 3 को एक डर सताने लगा कि कहीं ये शैलेश ही तो नहीं। लेकिन ये डर यकीन में तब बदल गया जब इस दूसरे भाई साहब के लापता होने के बाद एक खबर मिली, एक पैटर्न मिला। पैटर्न ये था, जब कुजार गायब हुआ था तो अगले दिन उसकी जगह से उसकी बीवी को एक टूटा हुआ दिया मिला था। अब उस दिए को देख के कोई भी ये बता सकता है कि ये शैलेश की कलाकारी थी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अगले के गायब होने के बाद भी उसकी जगह से एक टूटा हुआ दिया मिला, तब बात बिगड़ी। बस इसके बाद क्या था, उनमें से 2 ने गांव भी छोड़ा, कहीं और जाके बस गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दशहरा आती और दशहरा के अगले दिन की सुबह उन 6 में से अगला कोई एक गायब हो जाता। छठे साल खुद सरपंच गायब हो गए। वही पैटर्न, घर में एक टूटा हुआ दिया मिला। अब 6 साल बीत गए, यानी कि 6 के 6 मर गए। बदला हो गया ना पूरा, राइट। 7वें साल फिर दशहरा आई। अब गांव के जो लोग थे वो दशहरा से खूब डरने लगे थे। अब इनको थोड़ी पता कि असलियत क्या हो रही है, उनको लग रहा है गांव श्रापित हो रखा है। खैर, रावण दहन तो होना था। अब रावण दहन के लिए जब सब लोग इकट्ठा हुए तो वहां पर देखा कि रावण के पुतले के जस्ट सामने एक और पुतला रखा हुआ था। लेकिन ये वाला पुतला घास, लकड़ी, पटाखों से नहीं बनाया था। एक पूरा का पूरा कंकाल, स्केलेटन वहां पे एक लकड़ी के सहारे खड़ा करके रखा था। उसके सर से एक सरिया होते जा रहा था जिसमें एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 2 कंकालों के सर लटके हुए थे। 6 सरों का एक रावण बनाकर यहाँ सामने खड़ा करके रखा था। गांव के लोग सारे इकट्ठा हो गए, सब खुसुर फुसुर करके आपस में बात करें, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। डरे हुए, सहमे हुए कि इतने में वहाँ सारी लपेटा एक किन्नर आया। चेहरे पर एक हंसी, आंखें लाल। आग के उस छोटी छोटी रोशनी में ना इतना आगे वाले खड़े लोगों को समझ आ गया था कि वो शैलेश था। इतने में पंडित ने हिम्मत बनाकर आगे बढ़ा और एक सवाल पूछा, शैलेश, ये किनके कंकाल हैं? उन्हीं के जिनके सामने तेरा बेटा बिक गया था। और ये शैलेश नहीं, शैलेश वो नाम जो मेरी माँ ने तुम लोगों के लिए रखा था। मेरे को वो नाम से बुलाना। जब तुम सब चले जाते तो मेरी माँ जिस नाम से मुझे बुलाती, मेरे को शोभना बुलाना। वैसे अब अपने लड़के को लेकर के आ जल्दी से, उसका सर यहाँ पे टांगूंगी, मेरा पूरा रावण पूरा हो जाएगा। शैलेश, शोभना, शोभना वो लड़का बच्चा था तब, तो उसे नहीं पता था वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। मान ली तेरी बात, ला अपना सर लेके आ। नहीं, तेरे को तो पता था ना मेरा नहीं मिलना, अगले दिन मेरा माँ का भी गायब हो जाना। तेरे को तो पता था ना, तेरा लड़का घर आके तेरे को सब कुछ सच बताया था ना। तेरे को पता था ना वो सरपंच ने बिन बात का पूजा करवाया अपने घर पे, तेरे को पता था ना। तो तूने क्यों नहीं गांव वालों को बताया? वैसे सारी मेरी अच्छी लग रही ना, अच्छी लग रही ना सबको? मेरी माँ की सारी है। वो क्या उसका तबीयत साथ नहीं देती थी ना, तो वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाई। लाश मिली मुझे उसकी बरसात में। अच्छी लग रही मेरे पे, ला अपना सर ला। पंडित के पास कुछ भी नहीं था कहने को। कहता भी क्या, शोभना को कुछ सुनना भी नहीं था।
वो पंडित की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो घुटनों पर आ गया, अपने बच्चे को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, एक के बाद एक बातें बताता शुरू कर गया कि तेरे लिए हर साल इस गांव में त्योहार मनाएंगे, तुझे याद करेंगे शोभना, किन्नरों को कभी कोई धिक्कार नहीं होगा इस गांव में। वो बोलता गया, लेकिन उसे सुनना कहा था। एकदम से वो बोल गया, तेरी कहानी मैं और मेरा लड़का तेरी कहानी जिंदगी भर सुनाएंगे, इस गांव वालों की हैवानियत की कहानी जिंदगी भर सुनाएंगे। शोभना वहां रुक गई। ठीक, एक शर्त है मेरी, मैं तुझे और तेरे लड़के को मेरी कहानी एक बार सुनाऊंगी और तुझे अक्षर बाक्षर उस कहानी को खुद से लिखना होगा, और जब तू उस कहानी को लिख देगा तो तेरा लड़का अपनी बची हुई जिंदगी उस कहानी को सुनाएगा। वेद पुराण कंठस्थ याद है मुझे, तेरी कहानी में एक बार में लिख दूंगा। सुन तो ले, मर जाएगा तू, पहले शर्त तो सुन मेरी पूरी। ये कहानी तू अपने खून से लिखेगा, तीसरी दशहरा तक का समय है तेरे पास। वो किताब जो होगी ना, उसे मेरे घर के चौखट पे रख देना दशहरा की रात को। अगले दिन की सुबह अगर वो किताब वैसी ही मिली, यानी मुझे अच्छी लगी तेरी कहानी, लेकिन अगर उसमें कुछ भी गलती निकली तो तू और तेरा लड़का दोनों की लाश टांग दूंगी। पंडित के पास ऑप्शन भी नहीं था, कह देता है वो, मंजूर है। पानी और माचिस लाओ। गांव वाले तुरंत एक पानी लोटे में लेकर के आते हैं और एक माचिस लेकर के आते हैं। वो एक घुट पानी का लेती है और वो कंकालों से बना जो पुतला था वहां पे, उस पे थूक देती है, माचिस जलाती है और उस कंकालों में आग लगा देती है। सब के सब वहां पे बस खड़े खड़े देख रहे थे। उसके बाद शोभना पंडित और उसके लड़के को वो कहानी सुनाती है। हाँ, यहाँ वो गली आ रही है ना, वहां गली में गाड़ी रोक दीजिए। अरे दादा, कंप्लीट तो करो पहले कहानी, फिर क्या। वो पंडित ने कहानी वहानी लिखी, तीसरी दशहरा पे दी और शोभना को पसंद आई, फाड़ी नहीं उसने किताब। और वो जो उसका लड़का था, वो फिर क्या, कहानी सुनाना उसका काम था ना। लेकिन दादा एक बात बताओ, शैलेश ने तो कहीं पे भी नहीं कहा कि ऐसा कोई त्योहार मनाइए, आपने कहा कि उसने उस बात पे एग्री नहीं किया, तो वो शोभरात्रि फिर कहाँ से? शोभना ने नहीं कहा, लेकिन वो हम अपनी श्रद्धा से मनाते हैं। हाँ, इस पे रोक दो। हाँ, ये लो रखो। दादा ने पैसे दिए और वहाँ से आगे चले गए उस गली के अंदर, और यहाँ से ऑटो भी आगे बढ़ गई। और यहाँ पीछे शेखर बैठ के हंस रहा, अरे क्या अजीब आदमी है, ऐसा कौन कहानी ख़त्म करता है। लेकिन भैया कहानी अच्छी थी ना, इसलिए हमने कहा था उन्हें सुनाने के लिए। हमको उस दिन भी लग गया था कि कहानी बड़ी अलग सी है करके। आपका भी बस आने ही वाला है। हाँ भैया, बस थोड़ा सा आगे जाते हैं, शेखर का भी स्टॉप आ जाता है, उतरता है, पैसे देता है, अलविदा कहता है और जहाँ दोस्तों के साथ मिलने का प्लान था वहाँ की तरफ निकल जाता है। अब मैंने आप लोगों को शोभरात्रि द मिथ के पीछे की कहानी की, क्या होता है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, शैलेश कौन था, शोभना कहाँ से आई, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन शैलेश की कहानी अब भी बची थी। याद है, इस कहानी की शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था कि शैलेश को खतरा था। क्या खतरा था, और क्या वो खतरा ऑलरेडी उसके ऊपर आ चुका था, या फिर? खैर, इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं कल इस कहानी के, यानी शोभरात्रि द मिथ के आखिरी चैप्टर 5 के साथ वेट करूंगा, इंतज़ार करूंगा। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप सुनने आओगे?